हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलिए, अल्टरनेटिव करंट पार्ट 10, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो पीछे का सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे, P100 फिजिक्स और मैं STP सर। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो लिया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके IIT एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम दिया हुआ था, E की वैल्यू दी हुई है E नॉट साइन 100 पाई टी, ये दिया हुआ है 100 पाई टी इज अप्लाइड ऑन ए सर्किट कह रहा है कि यह इज अप्लाइड ऑन ए सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द सर्किट एंड वोल्टेज इज the phase difference between voltage and current is π/4। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो π/4 दिया हुआ है कि π/4 आपसे पूछ रहा है कि what may be the circuit, what elements may be in a circuit। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है R इक्वल टू 100 ओम and C equal to 1 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर बी R equal to 1 किलो ओम and C equal to 10 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर सी R equal to दिया है ऑप्शन नंबर सी में 10 किलो ओम। सी का मान है, एल की वैल्यू है 1 हेनरी और डी दिया हुआ है R इक्वल टू 1 किलो ओम, एल इक्वल टू 10 हेनरी। और एक ग्राफ भी दिया हुआ है। IIT में ये आया हुआ क्वेश्चन आपका। ये यहाँ लिख दूँ, ये है आई को बोला गया है कि ये आई है। अब वोल्टेज देखिए, ये वोल्टेज मीन्स कि इसका पीक यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है। तो दोनों के पीक के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये जानते हैं कि ये होता है डेल्टा फाई। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज एंड करंट, ये प्लस, यहाँ पर भी वही वोल्टेज एंड करंट आई माइनस। हो गया? चले, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप? ट्राई टू डू। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं। तो मैंने अभी बताया था, जस्ट लास्ट वीडियो में मैं क्या बताया था आपको कि पहले एकदम इनिशियल से स्टार्ट करिए, बेसिक से स्टार्ट करिए। अभी इससे पहले वाला जो वीडियो था मैंने सिंपल चीज़ें सिखाया वहाँ पर। अब यहाँ पर उससे थोड़ी सी आगे की चीज़ें, इसके बाद थोड़ी और आगे की चीज़ें, है ना। ऐसे हम लोगों को अपना सीखना है। चलिए, तो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, करेंगे, कोशिश करिए। E इक्वल टू E0 साइन 100 पाई टी इज अप्लाइड ऑन ए सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। देखिए, फेज डिफरेंस साफ दिया हुआ है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/4। व्हाट एलिमेंट में बी इन सर्किट, यानी कि सर्किट में
क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर ये टाइम एक्सिस है, सेकंड में टाइम दिया हुआ है, तो कह रहा है कि क्या हो सकता है इसमें। अब ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। 100 ओम 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, कि 1 किलो ओम और 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है ना, कि R इक्वल टू सो मच। कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वैल्यू निकालनी है आपको। मारिए जल्दी, ट्राई टू डू। क्या पढ़ा बेटा, फिजिक्स ना। ऐसे ही सिस्टमैटिक बिल्कुल एकदम जीरो से, इनिशियल से स्टार्ट करना है और पहुंचना है उस लेवल पर जहां से आगे क्वेश्चंस नहीं होते। अब जैसे ये सब टफेस्ट क्वेश्चंस है ना, आपको मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आईआईटी में पहले ही आ चुका है। आईआईटी में तो आईआईटी के लिए, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब है। यदि आप एक सब क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर लेते हैं, तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई। अब हाँ, कोशिश करिए। चलिए मैं शुरू करूँ। हाँ, यहीं पर आप वीडियो को रोक करके कोशिश कर लीजिए। हो गया। आइए मैं शुरू करता हूँ। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। अभी हम कुछ और भी सिंपल क्वेश्चंस लेंगे। ये पहला ही क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए अब यहाँ पर π/4, ध्यान दीजिएगा कि π/4 फेज डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये सब करने का प्रोसेस क्या है, π/4 आपका फेज डिफरेंस दिया है, पहले ही साफ कह दिया है। यहाँ पर जो देखिए ये वोल्टेज, यह लाइन किसकी है, वोल्टेज की V की। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ, बना हुआ है ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ऑलरेडी ये ग्राफ ना, एक ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ। ये वोल्टेज है और ये करंट देख रहे हैं कि साइन कर्व देख रहे हैं, करंट आई का ग्राफ ये है आई। वोल्टेज देखिए कहाँ पर है, वोल्टेज। तो अब ये चीज़ बताइए कि वोल्टेज पीछे है कि वोल्टेज आगे है ना। सिंपल सा, वोल्टेज पीछे है कि वोल्टेज आगे है, ये बताइए। इसको देख करके बताइए, बहुत ही क्लियर है कि वोल्टेज पीछे है ना। देखिए वोल्टेज पीछे है। अब यहाँ पर हाँ ये बात है कि जब यह पीक यहाँ पर होता, ध्यान दीजिए, यह पीक जब यहाँ पर होता, जैसे हम लोग अक्सर खींचते हैं जब π/2 का, जैसे जब प्योर L था तो हम लोग ग्राफ कैसे खींच रहे थे, जब प्योर C था तो हम लोग ग्राफ कैसे खींच रहे थे, फेज डिफरेंस को π/2 दिखाते हैं हम लोग, दिखाते हैं ना। यानी कि चाहे यह ऊपर से आ रहा हो चाहे नीचे से आ रहा हो, लेकिन देखते होंगे कि इसका पीक यहाँ कट करता है, यानी कि ठीक इसके ऊपर होता है तो π/2 का फेज डिफरेंस हो जाता। मीन्स यदि यहाँ पर होता ना, यहाँ पर होता तो π/2 का फेज डिफरेंस होता। लेकिन अब यह फेज डिफरेंस कितने का है, ये इतनी लाइन क्या शो कर रहा है, यह फेज डिफरेंस किसका है, तो ये इतनी जो लाइन है यह फेज डिफरेंस दिखा रहा है कि डेल्टा फाई इक्वल टू कितना, π/2 तो है नहीं, तो यानी कि दिया ही है वह π/4 दिया हुआ कि π/4 इज द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज द π/4। हाँ, अब ये बात साफ है कि यदि L होता तो वोल्टेज आगे होता, लेकिन इसमें करंट आगे है। तो वोल्टेज का जो इक्वेशंस दिख रहा है, हम वोल्टेज के इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, V बराबर V इक्वल टू V0 साइन ω/t माइनस क्या, π/4। ये वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। और करंट का इक्वेशन तब कैसा लिखेंगे हम लोग, करंट का इक्वेशन देखिए क्या होगा, I इक्वल टू I0 साइन ω/t। यस, इस ग्राफ को देख करके हम ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। मीन्स कि यह विषय साफ दिख रहा है कि ये कौन पीछे है, वोल्टेज, आगे कौन है, करंट। तो सर्किट कौन सी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, RC सर्किट, ये भी RC, RL और RL। तो अब तो ये पक्का है, श्योर है कि RL नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यदि L लगा हुआ है उसमें तो वोल्टेज तो आगे होना होगा, क्योंकि जब केवल L होता है तो π/2 आगे होता है। यदि उसमें R आ गया है
तो यदि आर एल सर्किट होगी तो वोल्टेज आगे होगा, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होगा, एंगल पाई बाई 2 से डिफरेंट होगा, यही ना। तो ये तो 100% श्योर हो गया कि ये नहीं हो सकता, दो चीज़ें नहीं हो सकती, तो हटा दिया जाए। ये तो दो पहले देखिए, ऐसे ही आपको अपने तैयार करना है कि देख करके कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो पहले तो ऐसा फैसला वैसे ही हो गया कि ये दो आंसर हो ही नहीं सकते, ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से किसी एक को होना होगा। देखिए अब इन दोनों में से किसी एक को होना होगा, तो अब यह एक कौन वाला होगा ये नहीं क्लियर है। अब चलिए इसके लिए अब क्या करना होगा आपको ना, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए ये देखना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। डेल्टा फाई बराबर आपको पता है क्या होता है। अब आइए, पावर फैक्टर आप अच्छी तरह से जानते हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है आर बाई जेड होता है ना, और ये आर बाई जेड बराबर क्या होता है, कॉस डेल्टा फाई होता है। तो यानी कि पावर फैक्टर देखा जाए सर्किट का कितना हुआ, तो कॉस डेल्टा फाई हुआ। अब जब देखिएगा कॉस डेल्टा फाई बराबर क्या हुआ, तो कॉस डेल्टा फाई बराबर कितना होगा बेटा, कॉस यानी कि पावर फैक्टर पी एफ, पावर फैक्टर बराबर हमारा कितना हुआ, कॉस डेल्टा फाई और कॉस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 मीन्स कॉस 45 मीन्स 1/√2। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को मिल रहा है कि इतने से इस क्वेश्चन को देख करके हम बता सकते हैं कि पावर फैक्टर कितना है ना। पावर फैक्टर कितना है ये तो सीधे निकल गया, कितना पावर फैक्टर 1/√2। तो देखिए तो यहाँ पर आया क्या 1/√2, दिस इज द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर आया 1/√2, क्लियर हो गया। देखिए पावर फैक्टर 1/√2 आया, और दूसरे शब्दों में हम जानते हैं कि पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है। देखिए आर बाई जेड होता है, पावर फैक्टर वे भी जानते हैं। तो अब यहाँ से पावर फैक्टर आर बाई जेड मीन्स अब ये हुआ कि इसमें से और इसमें से जिसका आर बाई जेड का मान 1/√2 होगा वही आंसर होगा ना, वही आंसर होगा। चलिए अब कैसे चेक होगा यह, तो अब आप निकालना है हम लोगों को कि आर बाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है ना, यानी कि पावर फैक्टर बराबर कितना आया, यह 1/√2 है। अब देखिए इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, तो आर बाई जेड का मान हम लोग निकाल दे डायरेक्ट। तो देखिए तो इम्प्लाइज दैट आर बाई जेड विल बी हाउ मच, आर का मान देखिए कोई ले लेते हैं पहले हम लोग, चलिए मान लो बी ले लिया, 1 किलो ओम ले लेते हैं। तो 1 किलो ओम मीन्स कि 1 × 10⁻³ ओम अपॉन आरसी सर्किट है, तो इसका जेड बराबर क्या होगा, क्लियर है ना, बोलिए जेड बराबर क्या होगा इसका, R² प्लस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि आरसी सर्किट है ना, ये होगा। चलिए यहाँ तक हो गया सबका, हाँ अच्छी तरह से समझिए क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स P100 फिजिक्स, ओके। हाँ बेटा ऐसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख करके आप ऐसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास की, ठीक है। हाँ अब आ जाइए, ये हटा दिया जाए बेटा, अभी तो नोट कर लिए होंगे। चलिए चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है ये, तो आर बाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है चेक किया जाए इसको, आर बाई जेड कैलकुलेट करिए, आप अपना कैलकुलेट करिए जल्दी से। यहाँ पर 1 × 10⁻³ है, और अंडर रूट क्या है, अंडर रूट R², तो R की वैल्यू है कितना, R1K है, तो 10⁻³ यानी कि 10⁻³ का स्क्वायर प्लस XC 1/1 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू देखिए 100 दिया हुआ है, तो 100 और ओमेगा XC बराबर क्या होता है 1/ωc, C का मान देखिए कितना है, हम लोग B वाला ऑप्शन लिए हुए हैं, तो 10 × 10⁻⁻⁻⁶ पूरे का स्क्वायर है। आइए अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ऊपर आर बाई जेड बराबर कितना हुआ 10⁻³ अपॉन
अंडर रूट 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 10 इंटू यानी कि 1000 इंटू 10⁻⁻6 इसका स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देना है। हाँ, इसी को सॉल्व कर देना है। चलिए, तो अब इसका ग्राफ की ज़रूरत है नहीं। ग्राफ का मतलब निकल चुका है। ये पाई बाई ये यहाँ से हमको क्लियर करना था कि ये कौन सी सर्किट हो सकती है। तो कौन सी हो सकती थी? RC। अभी एक्सप्लेन किया, इसको हटा दिया जाए अब। और आगे और आगे आ जाइए बेटा। R/Z का मान के देखिए कितना आ रहा है। R/Z यदि ऑप्शन बी सही होगा, ए और बी में से दोनों में से कोई एक है, यदि बी की वैल्यू 1/√2 आ गई तो यह सही है, अदरवाइज यदि ये गलत हुआ तो ये सही है। इसका मतलब दोनों में से एक भी मारना है निशान। चलिए, 10⁻³ अपॉन नीचे कितना हुआ 10⁻6 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हुआ 10⁻12। नहीं, पहले ऐसे कर दिया जाए, 1 2 3 माइनस कर दीजिए 10⁻, हाँ ये 1 अपॉन है बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा गलत ना हो। 1 अपॉन है ना, 10,000 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर है ये। क्योंकि यहाँ पे देखिए XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C होता है ना, तो 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा मीन्स ओमेगा, देखिए यहाँ ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा बराबर है ना, ओमेगा बराबर क्या हो गया 100। तो ये ओमेगा है। और C हमारा 10 माइक्रोफैरड है, बी ऑप्शन में 10 माइक्रोफैरड। तो 10 × 10⁻6, 10 × 10⁻6, तो 2 जीरो यहाँ था और एक ये 3 जीरो हो गया। तो 1000 × 10⁻6 1 अपॉन 1000 × 10⁻6 का स्क्वायर है। चलिए कितना हो जाएगा ये 10⁻, तो आ गया 1 अपॉन क्या 10⁻³ पूरे का स्क्वायर हो गया। एक लाइन और लिख दीजिए, R/Z बराबर 10⁻³ अपॉन अंडर रूट 6 प्लस ये ऊपर गया 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हुआ और इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻6 आया कितना R/Z इक्वल टू 10⁻³ अपॉन अंडर रूट 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 हो गया। देखिए तो 10⁻6 बाहर निकलेगा तो ऊपर 10⁻³ था, जब बाहर जाएगा तो 10⁻³ होगा, अंडर होगा √2, 10⁻3 10⁻3 1/√2। ओके फैंटास्टिक। देखा तो R/Z की वैल्यू 1/√2 आ गई। तो पावर फैक्टर कितना आना चाहिए था, cos फाई डेल्टा फाई यदि कहीं पर पता हो तो cos फाई पावर फैक्टर कहलाता है। तो cos फाई का मान 1/√2 हम लोग निकाल लिया। 1/√2 मीन्स कि ये मैच किया कौन, बी। तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। तो किस पे निशान मारना था, सेकेंड ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन पे निशान मारना था। ठीक हो गया। चलिए फैंटास्टिक। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन तो एक है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। डेल्टा फाई कैसे देखेंगे, डेल्टा फाई और पावर फैक्टर से कैसे आप वैल्यू निकालेंगे, तो कंसेप्ट क्वेश्चन तो एक है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। और क्वेश्चन लिया जाए इसके बाद। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन हम लोगों का, अब क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक सर्किट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बेटा, एक सर्किट दिया हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या पूरे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिया हूँ सेलेक्ट किया हूँ आपको बताने के लिए,
मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको कंसेप्ट को ही बिल्डअप करें, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हो, एग्जाम में आने की संभावना भी हो, और उसके साथ कंसेप्ट बन रहा हो, तो वे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। तो जैसे एक यहाँ पे इंडक्टर कॉइल है, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक एसी जनरेटर लगा हुआ, एसी जनरेटर, एक एसी जनरेटर है। यहाँ पे करंट IL की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर, और IC की वैल्यू दी हुई है 12 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट, आपसे पूछा जा रहा है कि जनरेटर से करंट कितना विथड्रॉ हो रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ। हाँ, सर्किट बनाइए जल्दी से। What is the amount of current withdrawn from what is the amount of current withdrawn from the generator? जनरेटर से कितनी करंट ली जा रही है, मैंने इस करंट का मान बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। चलिए, कितनी करंट ली जा रही है जल्दी बताइए, ट्राई टू डू। कोशिश करिए। हो गया? चाहिए मैं शुरू करूं? चलिए बेटा, सबसे पहले जब भी पैरेलल रेजोनेंस का होगा तो अब इसके लिए आपको पीछे की थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पीछे की थ्योरी बहुत ही ज़बरदस्त, हमने वहाँ पे थ्योरी पढ़ाई है आपको ना। यदि वो सब बहुत अच्छा है तो हाँ, ये बात आप कहेंगे कि वो सब थ्योरी तैयार है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं लग रहा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या पढ़ रहा है? फिजिक्स, P100 फिजिक्स। ओके, हाँ, लेकिन अब हर थ्योरी पर जब तक दो न्यूमेरिकल, मैं क्यों छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जब तक उस थ्योरी पर आप अपने दो क्वेश्चन देखेंगे नहीं एक बार, तब तक उठ कठिनाई बनी रहेगी। फिजिक्स आसान तब होती है जब पूरी थ्योरी तैयार हो, पूरा फार्मूला तैयार हो, और आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें। तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कौन होगा इस तरह से प्रैक्टिस कराने वाला है कि नहीं? मज़ा आ रहा पढ़ने में। तो कौन ऐसा है इस तरह प्रैक्टिस कराने वाला, स्टेप बाय स्टेप ना। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग को मेहनत काफ़ी करनी है बेटा। हाँ, तो क्या करना है कि जब तक, अच्छा अब थ्योरी तैयार है, फार्मूला तैयार है, सब कुछ तैयार है, अब हम उस पर प्रैक्टिस कराएंगे न्यूमेरिकल का। तो जब हम दे रहे हैं आप लगाइए मेरे साथ में। हाँ हाँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप रेगुलर पढ़ते रहिए, लगाइए मेरे साथ, लगाइए मेरे साथ, लगाइए मेरे साथ, खूब जम कर लगाइए। देखिए कैसी जुबा पे फिजिक्स होती है, आपको मारते हैं। नीट में जब बैठने जा रहे हैं तो 100%, बोर्ड है तब भी 100%, IIT है तब भी 100% मारेंगे, चैलेंज है। चले, तो अब करना क्या बेटा, यहाँ पे क्या किया जाए हम लोग, अब हम लोग को ये देखना है कि इसमें रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कि इट हैज़ नो रेजिस्टेंस। पहला काम यही करना रहेगा, इट हैज़ नो रेजिस्टेंस। पहला काम ये करिएगा कि चेक करिएगा कि रेजिस्टेंस है कि नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है, जब रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों एक दूसरे के किस फेज में हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। आई ना, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ तो आई कुछ रहेगा ही नहीं, ये हो गया आपका IC और ये हो गया IL, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, ये तो टाइम हो गया ना, तब क्योंकि R तो है नहीं, तो टाइम हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही आंसर हो गया। हाउ मच फैंटास्टिक। अब जो ही ज़्यादा हो, आप कहेंगे कि I बराबर क्या हुआ, मेन I बराबर क्या हुआ, तो I बराबर कितना हुआ, IC माइनस IL। कब? जब IC का मान ज़्यादा होगा IL से, तब। पहला पॉइंट। दूसरा, या I बराबर IL माइनस IC, कब? जब IL का मान IC से ज़्यादा होगा, तब।
है ना, क्लियर हो गए, ये है। अच्छा, अब आप जानते ही हैं कि ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट करंट एम्पलीफायर का काम करती है। तो जो एक बात तो पहले ही शेयर हो जाइए कि यह जनरेटर से जो भी करंट आ रही है वह इससे कम होगी और इससे कभी कम होगी। क्यों? क्योंकि यह तो एम्पलीफाई हुआ ना, यह तो एम्पलीफाइड वैल्यू है, यह भी एम्पलीफाइड करंट है। जैसे एलसीआर में वोल्टेज होता है, एम्पलीफाई हुआ होता है, वैसे ही यहाँ पर करंट एम्पलीफाई है। तो एम्पलीफाई करंट है। सवाल यह है कि अब ज़्यादा कौन है? आईसी है। तो कहेंगे कि आई जनरेटर से करंट कितनी निकल रही है, तो आईसी माइनस आईएल, आईसी आईएल, तो आई बराबर 2 एम्पियर। देखिए जनरेटर दे रहा है करंट 2 एम्पियर, लेकिन आईसी का मान कितना है? 12 एम्पियर। आईएल का मान कितना है? 10 एम्पियर। दिस इज द आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। आपके एग्जाम में सीधे यही क्वेश्चन आया हुआ है ना, आपके एग्जाम में यही सीधे क्वेश्चन आया हुआ। वहाँ पर क्या पूछा था वो भी बता दूंगा आपको। चलिए, आपके एग्जाम में यही पूछा है क्या कि आपके एग्जाम में ऐसे कर दिया है कि एक इंडक्टर कॉइल बना दिया है और यहाँ पर एक कैपेसिटर बना दिया है ना, और यहाँ पर एक जनरेटर बना दिया है। आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, ये लिखा है कि यह जनरेटर है। अब IC, इसका नाम दिया है IC, ये दिया है IL और लिखा है कि IC बराबर 0.8 एम्पियर, ये वैल्यू दी हुई है आपके एग्जाम में, और IL दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। व्हाट इज करंट withdrawn from generator? मारिए आंसर, मारिए फटाफट आंसर मारिए। किसको मारेगा बेटा? हाँ मारिए जल्दी फटाफट, ये तो हो गया होगा तुरंत। हो गया? कितना आंसर आया? क्या करोगे पहले? पहले चेक करेंगे, पहले चेक करोगे कि आर है कि नहीं। पक्का नहीं है, देखो ना, आर नहीं है, एलसी सर्किट है यह, तो एलसी पैरेलल सर्किट है यह, एलसी पैरेलल है। एलसी जो ही पैरेलल देखेगा तुरंत आई बराबर, अभी जो बता, जो ज़्यादा हो उसमें से आईसी है ना, तो आईसी माइनस, जनरली आईसी ही ज़्यादा होती है, तो आईसी माइनस आईएल, आई बराबर एक लाइन का क्वेश्चन, आईसी 0.8 माइनस 0.6, तो आई बराबर कितना हुआ? 0.2 एम्पियर। दैट इज आंसर। बस सॉल्व हो गया। हाँ, ऐसे जब तैयार होता है ना तो ऐसे ही फटाफट सॉल्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट, चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लिखिए, राइट द क्वेश्चन। एन एसी सर्किट contains element R, L and C, R, L and C, and currents are 6 एम्पियर, 6 एम्पियर और
15 एम्पियर, 6 एम्पियर, 15 एम्पियर एंड IL. Let main current is 10 ampere. What is current? What is current flowing through inductor coil? हमारी आंसर, and AC circuit contains element RLC and currents are 6 ampere, 15 ampere and IL. मीन्स कि 6 एम्पियर जो पहले है, R पहले है ना, तो यह IR हो गया, फिर L है, तो फिर C है नहीं, तो फिर C वाले का दिया है 15 एम्पियर, और IL कह रहा है कि IL यानी कि जो L है उसमें करंट नहीं दिया हुआ। कह रहा है कि लेट मेन करंट इज 10 एम्पियर, यानी कि जो मेन करंट है, रिजल्टेंट करंट है, वह 10 एम्पियर की है। ठीक, तो अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर कॉइल। तो इंडक्टर कॉइल में कितनी करंट बह रही है, ट्राई टू डू, कोशिश करिए सॉल्व करने की। हो गया, मैं करूं? हाँ नहीं, आप करिए, इसको कोशिश करिए पहले। हो गया, आइए चलिए, रोक करिए वीडियो, यहीं रोक दीजिए, रोक के सॉल्व करिए। चलिए मैं कर रहा हूँ, अब मैच करा लीजिएगा। आइए, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि R भी है, L भी है, C भी है। अब पहली बार आपके सामने आ रहा है कि ऐसा कोई सर्किट, ऐसा कोई क्वेश्चन कि जिसमें R भी है, L भी है, R भी है, L भी है, C भी है, तीनों हैं और तीनों पैरेलल में है ना, तीनों पैरेलल। हाँ, एन AC सर्किट कंटेनिंग एलिमेंट्स RLC एंड करेंट्स आर 6 एम्पियर, 100 एम्पियर एंड 100 एम्पियर। तो अब आप कहोगे कि पैरेलल तो कहीं से लिखा नहीं है, तो कैसे पता चला कि पैरेलल है? हाँ, क्वेश्चन है ना यहाँ पे कि कहीं तो मैं लिखा नहीं हुआ कि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं? अरे भाई, यदि सब तीनों सीरीज में जुड़े होते तो तीनों में करंट एक होती, यदि सीरीज में जुड़े तो तीनों में करंट एक होती। तीनों में करंट अलग अलग है, ऐसा मतलब क्या हुआ? करंट अलग होने का सेंस ही क्या हुआ? इसका मतलब कि अवश्य ही वो पैरेलल में तभी तो करंट अलग होगी। यदि सीरीज में होते तो यही करंट होती ना, समझे? ओके, आ जाओ, अब इसकी सर्किट बनाया जाए। चलिए खींच दिया जाए थोड़ा सा। तो सपोज करो कि ये L है, ये C है और ये R है। तो L, C और R ये तीन हैं, और जो मेन है, मेन करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें, यानी कि जो मेन करंट आ रही है AC यहाँ से ऐसे, ये तो यहाँ पे जो मेन करंट बह रही है वो 10 एम्पियर दिया हुआ है। और क्या दिया है? IL नहीं पता है, ये बताना है। 6 एम्पियर करंट, 6 एम्पियर इसमें है। कैपेसिटर में कितनी करंट है? कैपेसिटर 15 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, ये है बेटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? अभी तक आप क्या देख रहे थे? अभी तक जो क्वेश्चंस था उसमें R नहीं था ना, R नहीं था। तो जब R नहीं था तो I बराबर LC होता है, और LC दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं। तो I बराबर IC माइनस IC डिफरेंस ऑफ IL हो जाता है। जो ज़्यादा होता है उसमें से माइनस कर देते हो, सीधे वैल्यू एक लाइन का आंसर है। लेकिन अब जब इस तरह से होगा तब क्या करिएगा? बस कुछ नहीं, देखिए क्या करिएगा। I आपको पता ही है कि I कहाँ पर है, मीन्स कि अब देखो ऐसे हो गया। कैसे? अब आपको ये पता है कि जो मेन करंट है, सपोज करिए वो यहाँ हो गई, यहाँ ले लिया जाए I, इस पे ले लिया जाए IC, और इस पे ले लिया जाए ना IR। यहाँ पे चूंकि R भी है, तीनों होंगे तो करंट I हो गई यहाँ पे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ? ये कौन सा है? IC, ये IL बेटा, और ये क्या है? ये IR है, IR। ठीक,
अब जा देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया IC माइनस IL। यह याद रहे हमेशा ही, यदि ये तीनों होंगे, ये तीनों यदि होंगे तो जो मेन करंट होगी वह ये होगी, I बराबर क्या होगा, अंडर रूट IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि जब L और C दोनों होते हैं और एक R होता है तो हमेशा उनके बीच का जो फिर डिफरेंस होता है ना IR और जो IC माइनस IL होता है वो π/2 होता है। ऑलवेज दैट विल बी π/2, श्योर होगा π/2। परिणाम क्या होगा तब ना, मीन्स कि यहाँ पर आप श्योर हो गए कि फिर डिफरेंस ये होना है हमेशा ही कितना, π/2 होना है। तो I बराबर क्या हुआ, देखिए मेन करंट I बराबर अंडर रूट क्या IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब देखिए इसमें से क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 इक्वल टू, यहाँ क्या दिया है 6 प्लस IC देखिए 15 माइनस IL होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड से। 100 इक्वल टू 36 प्लस 15 माइनस IL का होल स्क्वायर। 36 को इधर ले जाइए तो 100 माइनस 36 मीन्स 64 इक्वल टू 15 माइनस IL का होल स्क्वायर इम्प्लॉइज दैट, रूट ले लीजिए इसका तो 15 माइनस IL बराबर 8 एम्पियर आया। IL उधर गया, 15 में से 8 माइनस कर दीजिए तो देखिए तो IL बराबर कितना हुआ, IL बराबर कितना होगा, उधर गया 15 माइनस 8 मीन्स 7 एम्पियर। तो जो करंट नहीं मालूम थी IL, तो IL की वैल्यू कितनी आ गई, 7 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर 7 एम्पियर। सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्लास। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। ओके, तो दीज आर द कंसेप्ट्स। RLC पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, क्लियर। जब R रहे तब क्या और जब ना रहे तब क्या, ठीक हो गया। आ जाइए और आगे बढ़ते बेटा, और आगे। हाँ आइए देखा जाए, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है उसको लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है और कि देखिए जो जो एग्जाम में इस पर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वे सारे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि देयर आर RLC all are in parallel with a AC सोर्स, मीन्स कि किसी AC सोर्स के साथ और तीनों पैरेलल में है। और कह रहा क्वेश्चन में कि लेट करंट इन द कैपेसिटर इज 2 एम्पियर एंड in inductor coil
in inductor coil is 7 एम्पियर, 7 एम्पियर की करंट बह रही है इंडक्टर कॉइल में, एंड करंट इन द किसमें, एंड करंट इन द रेजिस्टेंस, current the resistance is 15 ampere. What is main current from supply voltage, आंसर हमारी फटाफट, हाँ निकल जाएगा तुरंत एकदम, वही क्वेश्चन जो अभी भी किए हैं सब कुछ वैसे ही है, जो आया हुआ इस टॉपिक पर सारे क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ आपका। हो गया भाई, जल्दी मारिए। हाँ बहुत आसान सब कुछ, कंसेप्ट जब समझ में आता ना बहुत आसान होता है सब कुछ, तुरंत बस एक लाइन का सवाल है, कुछ है नहीं। देखिए अब कैसे करेंगे, मेन करंट सी करंट लिख दीजिए बस, मेन करंट बराबर क्या, तीनों करंट दी हुई है तो आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। हाँ बस एक लाइन में तुरंत वैल्यू पुट कर दीजिए। आई बराबर कितना हो गया, आई आर रजिस्टेंस में कितनी करंट थी 15 एम्पियर, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी, आई एल देखिए आई एल कितना है इन इंडक्टर का 7 एम्पियर, तो 7 माइनस और यहाँ पे कितना था 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 15 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कितना आंसर आ जाएगा, हटा दिए मिटा दिए बेटा, वैल्यू नोट कर लिए होंगे, कर लिया है ना, देख लीजिए। चलो हाँ तो आया कितना, आई इक्वल टू 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25, 225 225 250 अंडर रूट 250 मीन्स कि आई बराबर 5 रूट 10, 25 गुणे 10 ले लीजिए, 25 गुणे 10 ले सकते हैं, तो 5 रूट 10 एम्पियर, दैट इज आंसर। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं आप एक जैसे थे ना, सारे क्वेश्चन। अब यह टॉपिक आपका तैयार हो गया, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो इसके पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, सभी क्वेश्चन हम लोग के सीरीज पे थे। उसमें देखिए उसमें सारे क्वेश्चन किस में थे, उसमें सबसे क्वेश्चन सीरीज में थे, और यहाँ पर जो भी हम लोग लिया है ये सारे क्वेश्चन हम लोग के किस में है, पैरेलल में है। चलिए अब टॉपिक, अगले टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन लेते बेटा। तो अब है दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का। हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, आया हुआ कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि E इक्वल टू 200 साइन, तो E इक्वल टू, अगला क्वेश्चन E इक्वल टू 200 साइन ना, 200 साइन 200t प्लस π/3, 200t प्लस π/3, ये था क्वेश्चन E का मान। एंड करंट I इक्वल टू, और करंट का मान कितना दिया हुआ था बेटा, करंट का मान दिया था 4 साइन 200t प्लस यहाँ दिया था π/6। ओके, तो कह रहा था कि, तो अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, अब पूछ क्या रहा है कि सर्किट AC
AC circuit can contain, कह रहा है कि AC सर्किट में क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A RC, B RL, B C, C में दिया हुआ है ओनली L और D ओनली C। मार दीजिए आंसर। हाँ, चारों में से देखिए E का मान दिया हुआ किसी सर्किट में, कह रहा है कि E = so much एंड I = so much AC सर्किट कैन कंटेन, कह रहा है कि कहीं पर भी अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट की वोल्टेज एंड करंट आर सच दैट, किसी सर्किट में वोल्टेज एंड करंट आर लाइक दिस, AC सर्किट कैन कंटेन, यानी कि AC सर्किट में क्या हो सकता है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये है ऑप्शन ना, ये ऑप्शन ABCD। कौन सा अच्छा लग रहा है, मार दीजिए फटाफट, है ना। तो आप एग्जाम में क्या करते हो, आप एग्जाम में क्या करते हो, या तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, ज़बरदस्त तैयारी हो आपकी, या तो आपका ज़बरदस्त तैयार हो तो आप सॉल्व करके मारते हो, और नहीं तो क्या करते हो, नहीं आता तो क्या करते हो, कौन सा अच्छा लग रहा है, नहीं ABCD में से कौन अच्छा लगा उस पर मारते हो। लेकिन वो अच्छा लगना तो केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए है ना, है कि नहीं, और आपको मारना वही है जो 100% अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आंसर आवे, उस पर मारना है, न कि जो अच्छा लगे। लेकिन बच्चे जनरली करते क्या, नहीं आता तो क्या करें, अच्छा जो लगता मारते हैं। फिलहाल चलिए, तो कैसे करेंगे बेटा, आंसर मारिए जल्दी फटाफट, क्या किया जाए। यदि ये पता चल जाता कौन आगे है, मैं पहले ही बताया हूँ कि कौन आगे, यदि अकेला L है तो फेज डिफरेंस π/2 होना है, यदि अकेला C है तो भी फेज डिफरेंस π/2 होना है। यहाँ पर क्या फेज डिफरेंस π/2 है, तो पहले ये देखोगे कि फेज डिफरेंस कितने का है, आगे कौन है। 200, ये देखिए यहाँ पर, यह है 200T + π/6, π/6 मीन से कितना है वह 30 डिग्री और वह 60 डिग्री, तो आगे कौन होगा, देखिए जैसा ये है ना, तो ये कौन से कितना डिग्री हुआ 30, ये कितना हुआ 60, तो आगे कौन सा हुआ आगे, और ये कौन सा है, ये है वोल्टेज ना, ये है टाइम, तो ये वोल्टेज, ये कौन है, ये कौन है आई वाले में क्या π/6, π/6 देखो बेटा, π/6 मीन 60 डिग्री होता है, π/6 π/3 पाई का मतलब 180। देखो बेटा थोड़ा भी डाउट हो तो देखो, पाई बराबर 180, तो 180/3 यानी कि 180/3 यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री, देखो ये 60 डिग्री है। तो ये वोल्टेज वाला है तो मैं देखो V लिखा हूँ, ये करंट वाला है तो यहाँ I लिखा हूँ। अब यहाँ पाई मीन्स 180/6 कितना करो, ये 30 अंश हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक, ऐसे निकाला जाता है। तो अब देखो सीधे दिख रहा है कि आपको कि कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, वोल्टेज आगे है, तो वोल्टेज आगे है मीन्स सीधा आंसर देख करके आंसर मारना, कुछ करना ही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया RL। RC हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि RC में I आगे होता है, RC में अवश्य I आगे होगा, और वो टर्निंग सर्किट क्या होगी, सर्किट होगी आपकी RL, दैट इज आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चंस। अच्छा मैं कहूँ कि फेज डिफरेंस है कितने का बेटा, तो फेज डिफरेंस है कितने का, तो फेज डिफरेंस देखिए कितने का है, डेल्टा फाई बराबर कितना हुआ ना, तो ये यही है फेज डिफरेंस, देखिए ये है फेज डिफरेंस, इसी को कहेंगे आप डेल्टा फाई। कितना है ये 60 डिग्री या 30 डिग्री, फेज डिफरेंस कितने का 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना हुआ 30 डिग्री, मतलब कितना पाई बाई क्या 5/6, दिस इज द फेज डिफरेंस। आंसर कौन सा हो गया, कौन सी सर्किट है RL। ओके, तो देख करके आप ऐसे पहचानेंगे RL है कि RC है कि क्या है ना। अभी जो IT में क्वेश्चन अभी आया हुआ था ना, तो 2-3 साल पहले, तो अभी वो क्वेश्चन करवाया कैसा था, ठीक ऐसे ही सब कुछ देख रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चंस। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए और आगे बढ़ा जाए। हाँ, अभी क्वेश्चन दिया हुआ बेटा कि ए लैम्प ऑफ 200 वोल्ट एंड 100 वाट, ए लैम्प लिखे क्वेश्चन, ए लैम्प ऑफ 200 वोल्ट एंड 100 वाट, 100 वाट, first connected with DC source of 200 volt. After that, connected with 200 वोल्ट AC, फिर उसको 200 वोल्ट AC से जोड़ दिया। यानी कि एक लैंप है जो 200 वोल्ट का है, 100 वाट का है, उसको हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम उसको DC से जोड़ रहे हैं, 200 वोल्ट DC है, फिर हम 200 वोल्ट AC से जोड़े हैं। देखो ना, पहले 200 वोल्ट DC है यह और 200 वोल्ट AC, पहले DC से जोड़ा, फिर बाद में उसमें से निकाल करके फिर AC में जोड़ा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि in which case it will bright more। तो कह रहा है कि किस केस में यह ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी होगी। ऑप्शन नंबर 1 DC, नंबर 2 AC, नंबर 3 सेम इन बोथ, नंबर 4 depends on the type of filament। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फिलामेंट। यस, हमारे निशान जो कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा लगने मतलब समझ रहे हो बेटा, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सही दिख रहा है आपको? मारिए जल्दी फटाफट। किसे मार दिया जाए? डिपेंड्स से वाला अच्छा लग रहा है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फिलामेंट, कि फिलामेंट किस से बना होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। क्यों, अच्छा तो लग रहा है। नहीं, किस पे मारा जाए? इस पर कि इस पर? सेम इन द बोथ, 200 वोल्ट है, चाहे AC रहे चाहे DC, क्या पड़ता है? या DC या AC, चारों में से देखो कौन सा अच्छा है। किस पे मारे? आ जाओ देखो। अब इसमें कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? तो ये तो पहले ही डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फिलामेंट। नो, बल्ब एक ही है ना, तो बल्ब के फिलामेंट में क्या कोई चेंज वगैरह हो रहा है? तो बल्ब तो वही है। ये तो साफ कन्फ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ये तो बिल्कुल ही कन्फ्यूज करने के लिए लिखा हुआ। बल्ब तो एक ही है ना, कहाँ 2 बल्ब तो है ही नहीं। पहली बात, फिलहाल उसमें बल्ब में कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही है। सेम इन बोथ, ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि भाई एक AC है, DC है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना? चलो, तो अब क्या होगा? अब यह देखिएगा, ये 200 वोल्ट AC है और यह 200 वोल्ट DC है। तो 200 वोल्ट जब DC पर हम इस बल्ब को लगा रहे हैं, देखिए जब 200 वोल्ट DC ले रहे हैं, तो 200 वोल्ट जब हमने DC लिया, तो जानते हैं कि DC के मान हमेशा कांस्टेंट होता है। DC में समय के साथ वैल्यू में कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो 200 वोल्ट DC लेंगे तो इसका जो पीक वैल्यू होगा वह 200 ही है ना, 200 वोल्ट ही है। यानी कि इसमें कोई RMS और कोई पीक वैल्यू की तो बात होती नहीं। या DC ऐसी वैल्यू कांस्टेंट, यानी कि वो पीक वैल्यू 200 वोल्ट है। तो 200 वोल्ट DC जब लेंगे तो 200 वोल्ट है। लेकिन जब हम AC लेंगे तो जानते हैं कि कहीं पर भी जो वोल्टेज लिखा रहता है, जो भी लिया रहता है, जो भी लिखा रहता है, वो हमेशा RMS वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम AC लगाएंगे, व्हेन कनेक्टेड किससे? विथ AC। जब हम इसको AC से जोड़ देंगे तो एक्चुअली होगा क्या? तो जो यहाँ पर पीक वैल्यू आएगी वोल्टेज की, देखिए वो कितनी होगी? तो V बराबर जानते ही हैं क्या होता है, V0 बराबर
VRMS इंटू √2 होगा ना, क्लियर। देखिए तो V नॉट बराबर कितना होगा, 200 वोल्ट से आप जोड़ रहे हैं, एक्चुअली वो 200 √2 है ना। तो 200 √2 है, वह मीन्स कि कितना लगभग आ जाएगा, तो 200 और देखिए 1 √2 1.41 हो गया, यानी 141 गुणे 2 हुआ, देख रहे हैं 141 गुणे 2 यानी कि 282, तो 282 वोल्ट, देख रहे हैं। मीन्स कि जब हम, ये बल्ब एक ही है, बल्ब एक ही है, क्या 200 वोल्ट देख रहे हैं यहाँ पे, 200 वोल्ट हम जब AC ले रहे हैं और 200 वोल्ट DC ले रहे हैं, 200 वोल्ट DC ले रहे हैं तो 200 वोल्ट ही रह रहा है, लेकिन जब हम 200 वोल्ट AC ले रहे हैं तो उसकी जो पीक वैल्यू आ रही है वह 282 वोल्ट आ रही है, 282 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है कि इस पर ना 282 वोल्ट, इसको जो पीक वैल्यू 282 वोल्ट मिलेगा AC पर, तो सिंपल सी बात है कि जहाँ वोल्टेज होगा ज़्यादा वही वहाँ पर होगा पावर ज़्यादा, P = V²/R होगा। इसका मतलब ये हुआ ना, और R वो एक ही है, वोल्टेज की यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा है, बल्ब एक है तो रेजिस्टेंस उसका एक है, बल्ब एक है तो रेजिस्टेंस उसका एक है ना। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ कि यह AC, आंसर क्या होगा, आंसर हुआ AC, क्लियर। AC में यह ज़्यादा ब्राइट होगा, क्या होगा, यह AC में ज़्यादा ब्राइट होगा, क्लियर हो गया। तो चलिए, तो ये थे हम लोग के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बहुत सारे भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोगों के, बहुत ही सारे न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो अभी तो ऐसे ही एक टॉपिक, अभी इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े हैं, तो सारा LCR का सीरीज था। इस वाले में देखा हम लोगों ने कि सारे क्वेश्चंस हम लोग के LCR पैरेलल के थे, और सर्किट को कैसे पहचानेंगे कि ये RL है कि RC है कि केवल C है कि केवल L है कि केवल R है, क्लियर। अब इसके बाद में अगला एपिसोड नेक्स्ट, ये था हम लोग का कौन सा, ये था हम लोग का पार्ट 10। अब आएगा पार्ट 11, और इसके बाद में अब पार्ट 11 पार्ट 12 2 एपिसोड आएगा बेटा, और ये दोनों में न्यूमेरिकल्स होंगे। अब दोनों के मिक्स होंगे, पैरेलल और ना सब कुछ जो भी आया एग्जाम में पीछे आ चुके हैं, 2-4 साल 5 साल पीछे जो भी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, मैं कल अगले एपिसोड में वो लूँगा, वे सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो पीछे आ चुके हैं, ठीक है। तो और इसके बाद हम लोग का नया थ्योरी कौन सी शुरू होने वाली है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके बाद हम लोग थ्योरी में देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अभी 2 लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, फिर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अल्टरनेटिंग करंट तो चल रहा था, अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर। वहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है, यानी कि अभी यह 10 एपिसोड होगा इसके, 10 एपिसोड, तो एक अभी 2 आएंगे 11 और 12, अभी 2 आएगा न्यूमेरिकल का, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह। एक क्वेश्चन उस चैप्टर से बिल्कुल ही फिक्स होगा, क्लियर। तो यहाँ न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल इसका चलता रहेगा पूरे मैग्नेटिज्म का, यानी कि पूरे मैग्नेटिज्म को हम लोग समाप्त कर चुके हैं फर्स्ट क्लास पढ़ करके। आप लोगों ने खूब मेहनत किया है, पूरा मैग्नेटिज्म सबका तैयार हो गया। अब हम इसका मैग्नेटिज्म का, तो अभी हम 2 एपिसोड आएगा, 2 लेक्चर होगा केवल अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल का, और इसके बाद में लगभग 4 एपिसोड होगा पूरे मैग्नेटिज्म का मिक्स, तब जाकर के आपका मैग्नेटिज्म पूरा अच्छी तरह से तैयार होगा। लेकिन अभी थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, और थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर इसके बाद में अगला, इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद तुरंत आ जाएगा कौन, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरेज और मॉडर्न फिजिक्स, क्लियर। और इसके बाद तुरंत ही आ जाएगा ऑप्टिक्स, क्लियर। अब फर्स्ट ईयर वाला सिलेबस अभी रुका हुआ है, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन, फर्स्ट ईयर के सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन, तो अभी मॉडर्न फिजिक्स पूरा कर देंगे तभी स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, क्लियर, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर वहाँ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का एपिसोड बस यही रुकते हैं बेटा, बेस्ट ऑफ लक।